नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर माना जाता है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और सरकार का प्रयास भी रहता है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिससे कि गरीब बच्चे शिक्षा से दूर न रहें। लेकिन प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां कोई और नहीं, बल्कि उनके ही नुमाइंदे उड़ा रहे हैं। आज प्रदेश सरकार अपने 4 साल की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली जो सोचने को मजबूर कर देंगी। ये वाकया है फिरोजाबाद के ब्लॉक अरांव का, जहां बच्चे विद्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं। दरअसल बच्चों के माता पिता बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, न कि झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन बच्चे विद्यालय में आकर पढ़ने की बजाय झाड़ू लगाने में लग जाते हैं। हमें अभी लगाना पड़ता है तो लगा देते हैं, वो आते नहीं है अभी। तो यहाँ झाड़ू लगाने की बेटा कौन कहता है आपसे? कोई नहीं, हम तो खुद लगाते हैं। तो कोई आता नहीं है? नहीं, शाम को हम लोग ये क्लास झाड़ लेते हैं, सब लोग अपनी क्लास झाड़ लेते हैं और फिर सुबह आके ये झाड़ लेते हैं, तो सारा स्वच्छ बना देते हैं, तो हमारा क्लास अच्छा रहता है, हमारा स्कूल अच्छा रहता है इसलिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अरांव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बनीपुर की। इस विद्यालय में अधिकांश बच्चे ही झाड़ू लगाते हुए देखे जा सकते हैं। झाड़ू लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि इस विद्यालय में जिस कर्मचारी की ड्यूटी सफाई करने पर लगाई गई है, उसको प्रदेश सरकार प्रतिमाह 25,375 रुपये देती है। लेकिन हालात ये हैं कि 25,375 रुपये महीने लेने वाला व्यक्ति यहाँ सफाई करने नहीं आता। मजे की बात तो ये है कि उसके न आने के बाद भी उसके वेतन से 1 रुपया भी नहीं कटता और उसको पूरे महीने का वेतन यूं ही घर बैठे मिल जाता है। अब आपको बताते हैं कि इसे वेतन मिलता कैसे है। दरअसल जब सफाई कर्मचारी गांव में जाता है तो सबसे पहले उसे प्राथमिक विद्यालय में सफाई करनी होती है। उसके बाद गांव में काम समाप्त करने के बाद ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा उसकी हाजिरी लगाई जाती है। हाजिरी वाला रजिस्टर ब्लॉक स्तर पर जमा होता है, उसके बाद उसका वेतन निकलता है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। यहाँ सफाई कर्मचारी आता नहीं है और वेतन बराबर निकलता रहता है। अब इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? हाँ, तो ये तो लगाते ये ना पे बच्चे तो हम तो जाते निकल के तो बच्चे भी देखते हैं, हम तो यही झाड़ू लगाते हैं। अच्छा, विद्यालय कितने बजे करीब खुलेगा? अब विद्यालय तो लगभग खुली का बजे, लेकिन अब मैडम को बताना क्या बजे आएंगी, उनकी कोई जानकारी। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां इन दिनों जमकर प्रचार चल रहा है। बंगाल, असम समेत केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी सभी पार्टियां जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं। इस बीच पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी तमाम राज्यों में शुरू हो गई है। चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पे है। भाजपा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के लिए 148 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बुधवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई गई। इसमें मुकुल राय, राहुल सिन्हा समेत तमाम बड़े नाम शामिल हैं। ताज़ा सूची में 19 महिलाओं को भी जगह दी गई है। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा के सिर्फ 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी रह गया है। उधर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा समेत AIADMK और अन्य दलों के उम्मीदवारों ने जहां एक ओर नामांकन दाखिल किया, तो दूसरी ओर कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर चुनावी दंगल को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने नागपट्टिनम के वेदारण्यम में चुनाव प्रचार किया। इस बीच धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष L मुरुगन ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु के 1000 लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। बात एक और चुनावी राज्य केरल की करें तो यहाँ भी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए त्रिशूर से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश गोपी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है।
उधर पूर्वी राज्य असम में भी चुनाव प्रचार चरम पे है। असम में भाजपा के दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी की सत्ता में दमदार वापसी का दावा किया है। चुनाव करीब आने के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। वोटरों को रिझाने के लिए सभी पार्टियों ने अपने बड़े बड़े चेहरे को मैदान में उतार रखा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी की नीति और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे को अधिक तरजीह देती है। 148 नामों पे मुहर लगाई केंद्रीय चुनाव समिति में। बहुत ही प्रसिद्ध लोग, चाहे फिल्म जगत के हों, चाहे लोक संगीत क्षेत्र से हों, चाहे प्रसिद्ध खिलाड़ी हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर सामने आने लगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना कैपिटल बन गया है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 26,000 नए केस दर्ज किए गए, जो इस साल का एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। देश के 10 सबसे ज्यादा केस वाले जिलों में 9 जिले महाराष्ट्र के हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संभागीय आयुक्तों के साथ कोरोना वायरस को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि घोषित पाबंदियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के साथ साथ कई और राज्यों में भी कोरोना फिर से डराने लगा है। केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई। पहले यहाँ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद में भी आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार अलर्ट हो गई है। केजरीवाल सरकार ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 607 नए मामले सामने आए हैं। ये 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले की तुलना में केस अभी काफी कम है, घबराने की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना वायरस के आंकड़े करीब 40,000 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,726 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 154 लोगों की जान चली गई। हालांकि 20,654 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए। वहीं देश में अब तक के कुल मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,14,331 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,10,83,679 हो गई है। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 2,71,282 सक्रिय मामले हैं, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे हैं। मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजे केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। बातचीत के बाद अनिल देशमुख ने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया और माना कि उनकी हत्या हुई थी। अनिल देशमुख ने कहा, अंटिलिया के पास मिले विस्फोटक से भरे वाहन और मनसुख हिरेन की हत्या मामलों की एनआईए और एटीएस गहन जांच कर रही है। राज्य सरकार जांच में एनआईए का सहयोग कर रही है। मुंबई में हुए घटनाक्रम के बारे में पवार साहब को जानकारी दी। हालांकि इस बीच खबर है कि शरद पवार अनिल देशमुख के काम से नाराज हैं और महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की चर्चा भी तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक के दौरान शरद पवार ने अनिल देशमुख का रिपोर्ट कार्ड भी देखा और वो अनिल देशमुख के परफॉर्मेंस से नाराज हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया था। परमवीर सिंह के अचानक हुए तबादले को एंटीलिया मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। परमवीर सिंह को नई तैनाती देकर डीजी होमगार्ड बनाया गया है। आज मैं सुबह दिल्ली में आया था। हमारे विदर्भ में खास करके जो नागपुर में हमारा मिहान प्रकल्प है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी है, उनका वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री आना चाहिए। वैसी उनकी भी इच्छा है, उसके लिए उनका प्रयास चालू है।
उसके लिए कुछ दिक्कतें यहाँ पे जो है, उसके लिए मैं माननीय पवार साहब को विनती करने आया था कि इसके बारे में आप थोड़ा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में इसके बारे में आप जरा जो भी ऊपर के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के उनके माननीय मंत्री साहब होंगे, अधिकारी होंगे, उनसे बातचीत करके इसको थोड़ी गति देने का काम करें, ताकि इंटरनेशनल कंपनी जब हमारे नागपुर में, मिहान में आती है, हमारे विदर्भा में और इंडस्ट्री आती है, तो उसकी वजह से जो युवा लोगों को रोजगार की अच्छी संधि उपलब्ध हो सकती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी देने के लिए मैं आया था। उसी प्रकार माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है, और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए, ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बीए और बीएससी अंतिम वर्ष की दोबारा परीक्षा 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 23 मार्च से शुरू होगी और 27 मार्च को संपन्न होगी। ये परीक्षा 3 पाली में होगी। सेंट जॉन्स कॉलेज और आरबीएस कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि बीए और बीएससी अंतिम वर्ष की दोबारा परीक्षा के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज और बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए आरबीएस कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा का कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जिसे परीक्षार्थी देख सकते हैं। बीए और बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा में करीब 2400 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक परीक्षा OMR सीट आधारित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी पाली 12 बजे से 2 बजे तक, तीसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभी बीएससी और बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई जा रही है। बाकी परीक्षाओं का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। दीक्षांत समारोह 5 अप्रैल को होगा। उसके बाद बाकी परीक्षाएं कराने की उम्मीद है। दोबारा परीक्षा के लिए 16,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। पुराने वाहनों से बढ़ते प्रदूषण और सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार गाड़ियों की स्क्रैप पॉलिसी लेकर सामने आई है। ये पॉलिसी 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी, जिसमें 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करने की योजना है। इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी से न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि नए वाहनों के आने से सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी। इस पॉलिसी से देश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खुलेगा, तो हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उद्योग और पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रस्तावित नई स्क्रैप नीति का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इस साल के आम बजट में वाहन स्क्रैप की नीति लाने की बात कही गई थी। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की। इस नीति के मुताबिक निजी वाहनों को 20 साल और वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद फिटनेस परीक्षण कराना जरूरी होगा। इसके लिए पुराने वाहनों को ऑटोमेटेड सुविधा केंद्रों पर फिटनेस और प्रदूषण जांच को अनिवार्य किया गया है। ये ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्र देश भर में खोले जाएंगे। इसके तहत वाहन निर्माताओं को खरीदारों को 5% की छूट देने की सलाह दी गई है। पुराने वाहन में कबाड़ में बेचने पर गाड़ी के शोरूम कीमत का करीब 4 से 6% पैसा देने की बात कही गई है। पुराना वाहन कबाड़ में देने के बाद नया वाहन खरीदने वालों को राज्य सरकारों से रोड टैक्स पर छूट की सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ किए जाने का जिक्र भी इस नीति में किया गया है। अहम बात यह भी है कि इस नीति से नए वाहनों की कीमतों में काफी कमी आ सकती है। ऑटो सेक्टर नए वाहन के निर्माण के लिए स्टील, एल्यूमिनियम और रबर का आयात करते हैं। नई कबाड़ नीति के लागू होने के बाद स्टील, रबर, एल्यूमिनियम के आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे वाहनों की कीमतों में काफ़ी कमी आएगी।
नई नीति से आने वाले सालों में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कारोबार बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। वाहन कबाड़ नीति से न केवल अर्थव्यवस्था के सुधार में मदद मिलेगी बल्कि ऑटो इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरों में शामिल होगा। एक अनुमान के मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाले करीब 1 करोड़ वाहन कबाड़ में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए भी काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस के मौके पर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाने की घोषणा की है जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। संरक्षा उपस्कर जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है, यह प्रस्ताव किया गया कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसमें डिसइंसेंटिव के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इस डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह भी प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा। इसमें आपको कभी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस देखने को मिलती होगी तो एक बस ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर सब बचता था। तो ये अब 15 साल के बाद ये नहीं चल पाएगा। यह योजना पुराने सरकारी मालिकी की जितनी कारपोरेशन है इनको 15 साल में मैंडेटरी है स्क्रैपिंग करना पड़ेगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्र जो मालिक और स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहन के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य जो एक नए वाहन के एक शोरूम के मूल्य से लगभग 4 से 6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक छूट का लाभ मिलेगा। वाहन विनिर्माता को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन खरीदी करने के ऊपर हमने सभी मैन्युफैक्चरर से चर्चा भी की। काफ़ी लोगों की सहमति होने तक आई है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि 5% जो सर्टिफिकेट लाएगा उसको 5% आप स्क्रैपिंग पर छूट दीजिए, तो उस कीमत में भी ये होगा फ़ायदा। अभी मैंने पार्लियामेंट में बताया कि अंदाजन नए इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद साधारण 30 से 40 हज़ार GST साल का बढ़ेगा क्योंकि नए वाहन की बिक्री ज़्यादा बढ़ेगी, पुराने स्क्रैप होंगे। तो वित्त मंत्री को भी हमने कहा भी है कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री उनके GST और भारत सरकार का GST बढ़ेगा तो उनको कहा कि नए वाहन खरीदे में अगर ये 5% सर्टिफिकेट्स के साथ उन्होंने कुछ GST में कंसेशन दिया तो हमने उनसे अनुरोध किया है। उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। आज भी मैंने सदन में अनुरोध किया है, अगर उनसे कुछ मिलता है तो अच्छा होगा। सर कितना GST बढ़ेगा? हमारे नए वाहनों के खरीदी से, क्योंकि पुराने स्क्रैप हो जाएंगे तो नए वाहनों की जो खरीदी बिक्री बढ़ेगी उससे साधारणतः हमारा अंदाज़ है कि 30 से 40 हज़ार करोड़ इसमें GST स्टेट और राज्य का देश में बढ़ेगा। अब उसमें राज्य का हिस्सा अलग होता है, इनका हिस्सा अलग होता है, तो एडिशनल रेवेन्यू उनको भी मिल रहा है, तो सबका फ़ायदा विन विन सिचुएशन। थोड़ा बहुत वो अगर इसके कारण दे सके इंकरेजमेंट के लिए, तो अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं किया है पर हमने उनसे अनुरोध किया है। ये जो प्रस्ताव है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए RVSF को बढ़ावा देगा, ये पोर्ट के बाजू में और अलग अलग जगह पर। और उसके साथ एक भी प्रस्ताव ऐसा भी है कि गुजरात में जो अलंग है जहाँ पुराने शिप को डिस्कार्ड किया जाता है, तो वो उसके लिए हमने अभी जापान के साथ वो जो इंटरनेशनल उसके रूल्स रेगुलेशन थे वो स्वीकार किए हैं। तो वर्ल्ड के पूरे अभी भंगार करने के लिए जो स्क्रैप आते हैं, स्क्रैपिंग करने के लिए वो अलग आते हैं, तो उसको और डेवलप कर रहे हैं। तो वहीं से अब गाड़ियाँ भी आएगी, तो यहाँ भी हमने विशेष प्रकार की फैसिलिटी खोली है और जिसके कारण विभिन्न टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करके यहाँ से स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक ये रॉ मटेरियल भी उपलब्ध होंगे और यहाँ बड़ा बिजनेस होगा और यहाँ भी डेवलप करने का हमारा प्रस्ताव है।
एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण मानदंडों के और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इस तरह मंत्रालय, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र में ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा पीपीपी मॉडल पर स्वयं चलित फिटनेस केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा। इन केंद्रों में टेस्ट लेन, IT सर्वर, पार्किंग और वाहनों का निर्बंध, आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान, टकराव से बचने के लिए फिटनेस केंद्र के संचालक केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेंगे और मरम्मत, बिक्री की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेंगे। फिटनेस केंद्र के लिए ऑनलाइन समय दिया जा सकेगा और परीक्षण रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति के आवेदन के लिए संभावित सीमा इस प्रकार है। फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों की स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 अप्रैल 2023, अन्य सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 जून 2024। जो विंटेज कार है उसके बारे में उनको स्क्रैपिंग की पॉलिसी लागू नहीं होगी, उनके लिए हम अलग से कुछ एक थोड़ी सी नीति जाहिर करेंगे। जो ऐसी कार है उनको मान्यता देंगे और वो विंटेज कार होने के कारण वो इसमें नहीं आएगी। जो मुझे बताना था कुछ अगर आप कुछ और पूछना चाहते तो पूछिए। मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में बीते 17 मार्च को शौच क्रिया करने गई एक युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसका आज पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला जनपद मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव लालमन का है। गांव की रहने वाली एक युवती का प्रेम प्रसंग गांव के ही शादीशुदा 2 बच्चों के पिता से चल रहा था। दोनों परिवारों में अच्छे संबंध थे। अक्सर दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच खेतों में प्रेम प्रसंग चलता रहता था और किसी को भनक नहीं होती थी। जब युवती की शादी तय हो गई तो सिरफिरे प्रेमी ने उसे शादी न करने के लिए दबाव बनाया, क्योंकि प्रेमी युवती को रखेल बनाकर रखना चाहता था। युवती द्वारा उसकी बात न मानने पर बीते 17 मार्च को जब वह शौच क्रिया करने खेत पर गई तो पहले से घात लगाए बैठे सिरफिरे प्रेमी ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमी ने अपने आप को बचाने के लिए मृतका के परिजनों को ही फंसाने का षड्यंत्र रच डाला, क्योंकि दोनों के प्रेम प्रसंग की भनक परिजनों को लग चुकी थी, जिसके चलते प्रेमी ने अपने ऊपर जानलेवा हमला बताते हुए खुद को अलग कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए आखिरकार प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 से 15 बोर का एक तमंचा, एक मोबाइल और एक बाइक बरामद की है। देखिए 17 मार्च की सुबह लगभग 11 बजे हमारे एसओ को मोबाइल पर एक ग्रामीण द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका का शव एक खेत में पड़ा हुआ है, उस पर गोली का निशान है और घटनास्थल पर कुछ संघर्ष के निशान जैसे कि उसका हाथ को देखकर पता चल रहा था। तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि बालिका संबंधित घटना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बालिका संबंधी घटना को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गंभीरता से लेना है। तत्काल जो रेंज और जोन के सभी उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। फॉरेंसिक टीम और हम सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें कई प्रकार की बातें इवन मीडिया तक में रिपोर्ट हो रही थी। उन सभी के बीच 2 लोगों को नामजद FIR परिवार वालों द्वारा कराई गई। उनसे जब बैठकर वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया तो बहुत अच्छे लोग वो लोग हैं, भले ही काफ़ी दुख से निकले, लेकिन उन्होंने हमारी बात को माना कि हमें थोड़ा समय से इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, समय देकर, जिससे कोई निर्दोष जेल ना जाए। जो समय मिला उसमें हमारी SWAT टीम और सर्विलांस टीम ने लगातार मेहनत की, तो एक हमें नंबर प्राप्त हुआ जिसका कि बालिका से लगातार बातचीत थी। वो नंबर ये जो पीछे अभियुक्त खड़ा है अजब सिंह, इसका था। ये उसी गांव का रहने वाला है, ये शादीशुदा व्यक्ति है, परंतु कई दिनों से उसके साथ इसके चुपके संबंध थे और इन्हीं संबंधों को लेकर ये लोग मिला करते थे। ये लड़का उस लड़की का रिचार्ज इत्यादि भी कराया करता था और फ़ोन इत्यादि भी ये लोग बात करते रहते थे। एक दिन 16 तारीख की शाम को इस लड़के ने जब उसको फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद उस लड़की ने फ़ोन काट दिया और जब इसने दोबारा फ़ोन किया तो वो फ़ोन वेटिंग पर आते रहा। इस बात को लेकर इसको गुस्सा आया और इसने उस लड़की को कन्फ्रंट किया और उसी में जो तमंचा इसने अभी 3 महीने पहले खरीदा था, उसको भी हम लोग ट्रेस आउट कर रहे हैं कहाँ से खरीदा था, उसी को कनपट्टी पर रखकर इसने गोली मार दी। इसके बाद इसने बहुत स्वांग रचाया। ये थाना बिल्हौर पड़ता है कानपुर नगर में, वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुआ
वहाँ से डिस्चार्ज कराकर तिरवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ जाकर इसने स्वयं को सिर पर चोट लगाई, अपने सीने पर अपने नाखूनों से निशान बनाए, अपने कपड़े स्वयं फाड़े, कई लोगों को इसने गुमराह किया। बीच में बहुत ही 2 अच्छे लड़के इसे कानपुर मिले, उन्होंने इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, समोसा खिलाया, इसकी हालत देखते हुए इस हॉस्पिटल तक छोड़ा, परंतु इसने उन्हें गुमराह किया और उनको उनकी भलाई का नाजायज फायदा इसने उठाया और इसने सभी को गुमराह करते हुए एक स्वांग रचा। डॉक्टरों को इसने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे हमको मार पीट कर ओमनी गाड़ी में ये लोग डाल कर ले गए थे। इसने लड़की के भाइयों पर आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु इसने जो बताया कि ओमनी गाड़ी तो हमारी स्वाट टीम को तत्काल लगाया गया और जो चौराहे पड़ते हैं जिन पर कि अभी आप लोग को ज्ञात होगा कि जनपद मैनपुरी में काफ़ी सारे सीसीटीवी लगवाए गए हैं, तो उसी एक सीसीटीवी में जो चौराहे पर लगा हुआ है उसको 5 बजे से 6 बजे तक बीच में हमने देखा तो कोई ओमनी गाड़ी निकलती नहीं नजर आई। और कुछ और तथ्य जो इसके द्वारा बताए जा रहे थे वो घटनास्थल से मेल नहीं खा रहे थे, तो उनके आधार पर जब इससे पूछताछ हुई तो इसने घटना का कबूल किया है। तमंचा हमें जो एक्चुअल तमंचा है वो बरामद कराया है। इसके मोबाइल का जिससे बात होती थी वो मोबाइल इसने कहीं नहर में फेंक दिया है, वो नहीं प्राप्त हो पाया, तो हम लोगों ने डिब्बा रिकवर किया है जिससे कि वो IMEI जो है विवेचना में शामिल की जाएगी, जिससे कि इसको सजा हो। और जो इस प्रकार का जघन्य कृत्य इसने किया है, चूंकि यह एक घर का मामला था, इसमें कोई पहले से हमारे पास इनपुट नहीं हो सकता था। अन्य चीज़ों में हम लोग पहले से इनपुट करते हैं। कतिपय ट्वीट भी किए गए, जो भी ट्वीट इस प्रकार के मिसलीडिंग किए गए हैं, अगर कोई पाए गए जिनसे शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत हो सकती है तो उन पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जैसा कि पूर्व में बेवर थाने में हम लोगों ने झूठी रिपोर्ट कराने पर एक मुकदमा भी कराया था, तो इसमें लगभग सभी एंगल्स को हम लोग ने कवर किया है। इसमें जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए थे उनको भी शामिल किया जाएगा और अभी जनपद में जो प्रोसिक्यूशन का अभियान चल रहा है उसी में इसको डालकर इसको तत्काल सजा कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे जो बालिका संबंधी अपराध जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जिनकी सूचना पुलिस को कतई भी नहीं मिल सकती पहले से, उन पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। राज्यसभा से आज बीमा संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस विधेयक के जरिए बीमा कानून 1938 में संशोधन किया जाना है। इसके जरिए बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र के नियामक ने सभी पक्षों के साथ विस्तार से विचार विमर्श करने के बाद ही इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां ये तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक FDI लेना है। उन्होंने कहा कि ये ना तो विनिवेश वाली बात है और ना ही निजीकरण वाली बात। Increasing the limit does not mean foreign investment will certainly come to that automatically to that level to all companies. Every promoter, every company will decide for themselves whether they want that kind of money, to what extent they want, and so on. So this enabling amendment is only to allow them to receive some money but not exceed 74. So it is for the companies and the promoters to decide to what extent they want that money. And the policy holders' money which is going to be collected will have to be invested within India only. It cannot be crossing our boundary. But when money comes and when there is more competition, there are more organizations, more firms doing this. Greater competition means that the person who takes the insurance is going to be having better deal given to him, and they are common people of India who will have a better deal given, better negotiated premium, total insurance, the package which is being given will be better. So competition strictly is for betterment. 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अभियान तेज रफ्तार से जारी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम के करीमगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी नीति ही स्थिर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस बंगाल में जिन वामपंथियों को लाल सलाम कर रही है, केरल में उन्हीं के साथ नूरा कुश्ती में लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के लिए देश हित हमेशा सर्वोपरि रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों को लंबे वक्त से नजरअंदाज किया जाता रहा था, लेकिन भाजपा ने इस इलाके में विकास का सिलसिला आगे बढ़ाया है। इस वीडियो में
यहां के कांग्रेस के नेता आपस में मंच पर ही झूठ का घोषणा पत्र बना रहे हैं, बताओ। और घोषणा पत्र बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लोगों के विचारों को जानना पड़ता है, विचार विमर्श करता है, खजाने की स्थिति क्या है वो समझनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र तो सिर्फ घोषणाओं के लिए होता है, इसलिए वो 2-3 लोग मंच पर ही घोषणा पत्र बना लेते हैं। इस वीडियो में वो अपनी कलई, अपना झूठ खुद ही खोल देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ घोषणा कर दो, घोषणाएं पूरा करने के लिए नहीं होती हैं। ये कांग्रेस के नेता खुद कबूल कर रहे हैं, वीडियो मौजूद है। यही काम इन्होंने देश भर में किया है। ये लोग जानते ही नहीं कि देश की जनता कितनी समझदार है। अब आज देश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। ये लोग जमीनी सच्चाइयों से पूरी तरह कट चुके हैं। बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार के लिए हमेशा देश हित सर्वोपरि रहा है, देश का विकास सर्वोपरि रहा है। दशकों से नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह विकास में नजरअंदाज किया गया, भाजपा सरकारें उसे मिलकर सुधार रही है। हम नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं और इसमें असम की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां डबल इंजन की सरकार असम के लोगों को सशक्त करने का काम कर रही है। साथियों, विकास से कोई वर्ग, कोई क्षेत्र छूटे ना, हर कोई आगे बढ़े। इसी नीति वाली डबल इंजन की सरकार को अब आपको और मजबूत बनाना है। इस बार एनडीए को पहले से भी अधिक ताकत से विजय दिलानी है। इस बार का आपका वोट असम के लोकल टैलेंट को, लोकल आर्ट को, लोकल सामान के प्रति वोकल होने के लिए है। इस बार आपका वोट असम को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए है। हम मिलकर विकास के नए आयाम तय करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वहां दूर मैं लोगों को देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये आपका विश्वास है, ये आपका स्नेह है और ये असम के लिए आपके सपनों का संकल्प भी है। मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। पिछले 5 साल में हमने जिस तेजी से काम किया है, आने वाले 5 साल उससे भी ज्यादा तेजी से काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करूंगा, अब चुनाव सामने है। इस सभा के बाद आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, एनडीए को जिताएंगे, फिर से सरकार मजबूत बनाएंगे, संकल्प लेके निकलेंगे, एक एक घर जाएंगे, एक एक मतदाता को लेकर के मतदान मथक जाएंगे, पक्का करेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद के गांव सूर्यपुरधेनी में उस समय हड़कंप मच गया जब मेड़ काटने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के गांव सूर्यपुरधेनी की। दरअसल पप्पू और मुन्ना लाल के खेत आसपास हैं और दोनों खेतों के बीच से एक चक्रोड़ निकला है। करीब 10-15 फीट चौड़ा चक्रोड़ दोनों ओर से काटकर अपने अपने खेतों में मिला लिया गया है। अब यहाँ साइकिल तक का रास्ता नहीं बचा है जिससे कि साइकिल तक निकल सके। मेड़ काटने का विवाद पिछले कई सालों से चला आ रहा है। 18 मार्च को पप्पू ने चक्रोड़ पर ट्रैक्टर चला दिया था जिससे दोनों ओर से विवाद होने लगा। दबाव बनता देख पप्पू ने चक्रोड़ को सही करने की कह दी, लेकिन आज चक्रोड़ की मिट्टी सही नहीं हुई तो दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और चक्रोड़ की मिट्टी काटने के चक्कर में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मुन्ना लाल पक्ष ने पप्पू की मारपीट कर दी क्योंकि उस समय पप्पू खेत पर अकेला था। मारपीट से नाराज पप्पू घर पर आया और तमंचा लेकर खेत पर जा ही रहा था कि गांव के पास ही मुन्ना लाल पक्ष के लोग रास्ते में मिल गए। दोनों ओर से फिर मारपीट होने लगी। इसी बीच पप्पू ने तमंचे से फायर कर दिया। तमंचे से निकली गोली मुन्ना लाल की पत्नी मिथिलेश को लगी। वह घायल होकर वहीं गिर पड़ी। गोली चलते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर तुरंत पुलिस भी पहुंच गई। घायलावस्था में मिथिलेश देवी और अन्य लोगों को शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उधर पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हाँ, एक महिला आई है, उनके घर वाले लेकर आए हैं। अभी मुझे भी चिट्ठी साथ में है। इनका कहीं आपस में विवाद हुआ है और झगड़े में इनकी पीठ पर एक घाव है। संभवतः ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर फायर वायर हुआ था, तो हम लोग इलाज कर रहे हैं और इलाज करने के बाद में इनको जिला अस्पताल के लिए आगे के लिए भेज